नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। संसद का सत्र खत्म, चुनावी बिसात शुरू। दस्तक में बात नहीं, इसी बिसात को बिछाते आइए। इस काउंटडाउन को खत्म या काउंटडाउन की शुरुआत और संसद के सत्र के खत्म होने के साथ उस काउंटडाउन का इंतजार समूचे देश को है कि दरअसल मई में होगा क्या, उसकी सरकार बनेगी, कैसी बिछेगी। ये देश पहली बार दरअसल किसी सस्पेंस फिल्म या थ्रिल फिल्म की तरह इस पूरे चुनाव को ले रहा है। आंदोलन तो हम नहीं कहेंगे, आंदोलन के लिए संघर्ष चाहिए, सरोकार चाहिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे राजनीति से गायब हो रही है। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं उसी 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन के आखिरी मिनट की, जिस सत्र के दौरान क्या क्या नहीं हुआ। 2G से लेकर CWG, कोयले घोटाले से लेकर बवाल, नोट, सब सारी चीज़ें चलती चली गई। लेकिन आखिरी क्षण देख लीजिए जी। लोकसभा एक वक्त ऐसे रुकी भी थी, सत्र चल रहा था, रोक दी गई थी, कहा गया इमरजेंसी आ गई है। इसका एहसास भी चंद घंटों पहले, 48 घंटे पहले इस देश ने भी देखा था। 12 सत्र खत्म हुआ, संसद का काउंटडाउन शुरू हुआ। संसद में जो बात राहुल गांधी नहीं पास करवा पाए, सड़क पे निकल गए। जरा देखिए। उनके ऑफिस में कहा, वहां पहुंची, लेकिन जो बात संसद में नहीं हो पाई उसे किस रूप में, कैसे, किस तरीके से कह दिया, जरा यह भी सुन लीजिए। यदि कोई जब संसद चल रही थी तब ऑर्डिनेंस फाड़ के ऑर्डिनेंस बदलने की बात राहुल गांधी ने ही दिखाई थी। लेकिन आज ऑर्डिनेंस लाने की बात, संकेत बहुत साफ है। सरकार की उम्र या इस सरकार की उम्र 60, 70, 80 दिन, उससे ज़्यादा नहीं बची है। ऑर्डिनेंस लाने की बात हो रही है, हम इस पर भी आएंगे दरअसल ये पूरा खेल क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि अब सियासत की बिसात बिछ रही है, निशाने पर हर किसी के कौन है? हर के निशाने पर नरेंद्र मोदी। जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। आज जिक्र अपने तौर पर कर दिया दलित वोट बैंक के मद्देनजर मायावती ने। इससे पहले ममता बनर्जी ने कल जिक्र कर दिया था मोदी को नहीं आने दिया जाएगा, रोका जाएगा। जिक्र आज केजरीवाल ने भी मुकेश अंबानी की कठपुतली बनाकर निशाने पर ले लिया नरेंद्र मोदी को। और जयललिता तो पहले ही वामपंथियों के साथ खड़े होकर बता चुकी है। तो ये एक स्थिति बिसात बिछ रही है। और इस बिसात के बीच एक सवाल और हर किसी के जहन में होगा कि दरअसल ये रास्ता जाएगा किधर, तो ये भी हम बताएंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं। संसद खत्म, काउंटडाउन शुरू, तो सड़क पर राहुल की सियासत के मतलब समझिए। जो संसद से नहीं हो पाया वह सड़क की राजनीति से होगा। राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत अब से 2 घंटे पहले विजय चौक पर पहुंचकर दे दिए। दरअसल राहुल गांधी इस बात को समझ चुके हैं कि भ्रष्टाचार इस दौर में सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बिल पास होने थे वो आज संसद में पास नहीं हो पाए। तो ऐसे में अब से कुछ देर पहले विजय चौक पर विकलांगों के बीच पहुंचकर राहुल गांधी ने इस बात का खुले तौर पर जिक्र कर दिया कि भ्रष्टाचार से लड़ने के खिलाफ सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आएगी। दरअसल संसद में आज सिर्फ विसल ब्लोअर बिल ही पास हो पाया, जो 2 वर्षों से लटका हुआ था। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े बाकी बिल अटक गए। तो भ्रष्टाचार को चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा मानते हुए राहुल गांधी ने जिस तरीके से संकेत दिए, उसके मतलब बहुत साफ है। चुनाव मैदान में जाने से पहले वो चाहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती हुई नजर आए। 4, 5, 6 बार बोला है कि बातों से जरूरी एक्शन है। जब एक्शन लेने का समय आया तो उन्होंने समर्थन नहीं दिया। ये रियलिटी है। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी के विज्ञापन में कहा था कि वो करप्शन के खिलाफ 6 बिलों को संसद में पास कराएंगे, ताकि देश में मजबूत एंटी करप्शन कानून को अमली जामा पहनाया जा सके। और इसी से बचने के लिए राहुल ने ऑर्डिनेंस का सिक्का उछालकर एक नई सियासत के नए संकेत दे दिए। राहुल सड़क से सियासत करने को तैयार दिख रहे हैं। 15वीं लोकसभा की उम्र खत्म हो रही है तो निगाहें 16वीं लोकसभा पर है। कोशिश है भ्रष्टाचार विरोध समेत हर उस मुद्दे को कानूनी जामा पहनाने की जिसकी मुनादी लगातार राहुल गांधी करते रहे हैं। तो सियासत साफ है, राहुल गांधी बोलेंगे और मनमोहन सिंह करेंगे। सरकार तो राहुल की ही है, मान लीजिए इसे। आज CWC की बैठक हुई, सोनिया नहीं, मनमोहन नहीं, लेकिन अगुवाई राहुल कर रहे थे। अहमद पटेल एक तरफ, मोतीलाल वोरा दूसरी तरफ, सभी अंदर लेकर आए। उसके बाद कहा गया मोदी कोई क्राइसिस नहीं है। दरअसल हमें उपलब्धियां बतानी चाहिए, हम लोग तो विचारधारा की पार्टी हैं। ये सारे सवाल CWC में उठे और उसके बाद विजय चौक पहुंचे थे। लेकिन जो वो 6 बिल कौन से थे जरा गिन लीजिए, क्योंकि किस किस के लेकर ऑर्डिनेंस आना है यह भी हमें देखना होगा। भ्रष्टाचार विरोधी बिल, ये पहला था। दूसरा, एक्टिविस्ट सुरक्षा बिल,
तीसरा, विदेशी और सरकारी अधिकारी रिश्वत रोकथाम बिल। चौथा, नागरिक समयबद्ध सेवाधिकार बिल। पांचवां, नागरिक मानक और दायित्व बिल। और छठा था सरकारी सामग्री क्रय बिल। ये 6 बिल लाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ विसिल ब्लोअर पास हो पाया। लेकिन इन सब के बीच एक नई बिसात नरेंद्र मोदी को लेकर बिछ रही है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द गिरती बिसात में मोदी प्यादे होंगे या वजीर साबित हो जाएंगे। समझिए, हम उसके बाद बतलाएंगे खेल क्या है। और इस बिसात पर हर किसी के निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं। मायावती ने खुले तौर पर कहा मोदी को आने नहीं देंगे। जयललिता ने वामपंथियों से हाथ मिलाकर मोदी के खिलाफ जाने के खुले संकेत दे दिए। बंगाल की बिसात पर मुस्लिम वोट बैंक इतना बड़ा है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी का प्रेम दिखा नहीं सकती। और केजरीवाल ने सीधे मुकेश अंबानी के हाथ की कठपुतली ही नरेंद्र मोदी को करार देकर चुनावी तलवार निकाल ली है। तो चक्रव्यूह में फंसे नरेंद्र मोदी के सामने सवाल कई हैं। मायावती के दलित वोट बैंक को नरेंद्र मोदी अब कैसे प्रभावित करेंगे? ममता के जरिए मुस्लिम वोट बैंक का सवाल उठने पर मुस्लिम प्रभावित सीटों पर मोदी करेंगे क्या? जयललिता के वामपंथियों के साथ हाथ मिलाने के बाद जब गठबंधन की जरूरत में मोदी को जयललिता की जरूरत पड़ेगी, तब वो साथ कैसे आएंगे? और मुकेश अंबानी से बिना पल्ला झाड़े कैसे नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी उड़ान को परवान देंगे? ये सारे सवाल नरेंद्र मोदी के सामने अनसुलझे हैं। तो क्या मोदी की यह घेराबंदी खुद ब खुद राहुल गांधी को लाभ पहुंचा देगी? या कांग्रेस खुश है कि मोदी की घेराबंदी हो रही है? या फिर मोदी के अनुकूल हालात बन रहे हैं कि किसी के निशाने पर या फिर हर किसी के निशाने पर आने के बाद चुनाव में वोट का बंटवारा सीधा होगा? यानी हर राजनीतिक दल के सामने मोदी या तो चुनौती हैं या फिर मोदी ही मुद्दा है। तो इसका लाभ भी मोदी को भी मिल सकता है, क्योंकि यूपी में दलित और मुस्लिम वोट बैंक के निशाने पर अगर मायावती और मुलायम की चलेगी तो समझना यह भी होगा जब हर सीट पर चौकोणीय संघर्ष होगा तो फिर मोदी के काउंटर में कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी तीनों खड़े होंगे। तो जाहिर है वोट बट जाएंगे और मोदी के नाम पर खिलाफ जाने वाले वोट अगर बटेंगे तो कहीं ना कहीं वो एकजुट भी होंगे। यही हालात बंगाल में मोदी के नाम पर बंटने वाले मुस्लिम वोट बैंक के टीएमसी और कांग्रेस और वामपंथियों के बीच बंटने से होगा। तो चुनावी गणित में मोदी मुद्दा बनकर हर किसी के लिए अछूत वाली स्थिति में आते हैं तो बीजेपी को लाभ भी हो सकता है, क्योंकि हर जगह अगर मोदी पर पसंद या नापसंद कहीं ठप्पा वोटर ने लगाया तो बीजेपी के पक्ष में एक मुश्त वोट तो हमेशा बरकरार रहेगा और विरोध के वोट बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके उलट मोदी के खिलाफ जीतने वाले उम्मीदवार के नाम पर अगर वोट एकजुट होने लगे तो बीजेपी के लिए कम से कम इस देश की 298 सीटों पर खतरे की घंटी बजने लगेगी। तो 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के खत्म होते ही अब चुनाव की असल बिसात बिछनी शुरू हो गई। जी, संसद खत्म और 16वीं लोकसभा के लिए बिसात बिछ रही है। 298 सीट, इसका जिक्र हमने किया, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देख लेते हैं इस 298 सीट का पूरा गणित क्या है। दरअसल जिस बात का जिक्र हुआ है उसमें दलित वोट बैंक के दायरे में तकरीबन 72 सीट है जिसमें मोदी को घुसना है। अगर बात मायावती की मान ली जाए तो वो रोकने का प्रयास करेंगी। मुस्लिम वोट बैंक से प्रभावित 145 सीटें इस देश की हैं। नरेंद्र मोदी को उसमें सेंध लगानी है। तीसरी स्थिति बनती है तमिलनाडु में जयललिता की जीत के दायरे में कम से कम 30 सीट आएगी। यह आकलन किया जाने लगा है जब से उन्होंने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की बात की हवा फैला दी। और चौथी स्थिति है मुकेश अंबानी से मोदी के रिश्तों पर शहरी क्षेत्र की 115 सीट आती है। अगर जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देते हैं तो और इन खेमों की चली तो सबको मथिएगा तो 298 सीट इस देश की निकल कर आती है। तब एक सवाल होगा कि मोदी 272 के मिशन को लेकर चल रहे हैं तो उसे कैसे ले जाएंगे। दो ही चीज हो सकती है, या तो लहर कुछ ऐसी बन जाए कि ये सारे मुद्दे बेमानी हो जाए, या वाकई इस देश के भीतर एक ही लकीर बन जाए, एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ बाकी तमाम राजनीतिक दल। ये बड़ी सीधी स्थिति आएगी जो 272 को पार करा सकती है। इंतजार इसके लिए करना होगा। लेकिन जरा तेवर और तलखी देखिए मायावती के। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मोदी मतलब सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी उसका प्रतीक है। ये सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने का ये प्रतीक है। तो भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए और नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोका जाए। मायावती ये कह रही है तो सुन के सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सुनिए।
मैं समझती हूँ कि सांप्रदायिक शक्तियों को हराने के लिए हर प्रयास करना। लोग की चर्चा है कि उनको एक उनकी शक्ल पे वो कम्युनल ये नजर आती है, ही इज अ कम्युनल फोर्स। हमारी आपसी की झगड़ा जो भी हो, देश के हित में हमें एक ही कदम उठानी चाहिए कि सेक्युलर फोर्सेस सारे इकट्ठा हो और कम्युनल फोर्सेस को काबू में रखो। मुश्किल यही है, 16वीं लोकसभा में जाने के लिए हर कोई देश की लड़ाई लड़ रहा है। हर किसी के सामने देश ही बड़ी चीज हो चली है इस दौर में। हालांकि 15वीं लोकसभा के दौर में इस देश को कैसे कैसे किस किस रूप में कहां कहां बांटा गया, बेचा गया, ये सवाल गौण हो चला है। बहरहाल आम आदमी पार्टी जी खास लोग उसमें कदम ताल करने को तैयार हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री दोनों ही आम आदमी पार्टी के साथ कदम ताल करने को तैयार हैं। राजमोहन गांधी आज ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, वहीं आदर्श शास्त्री शामिल तो पहले हो गए, लेकिन आज जानकारी आई कि लखनऊ से आदर्श शास्त्री चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजमोहन गांधी के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो दिल्ली की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। एक ज़माने में कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी की पार्टी थी। मैं 50, 60, 70, 80 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। लेकिन अब कांग्रेस ख़ास आदमी की पार्टी हो गई है और मेरी समझ में भाजपा जो है वो अमीर आदमी की पार्टी है और ये आम आदमी की पार्टी है, इसलिए मुझे ये पसंद है। तो आम आदमी की कतार में खास लोगों की एंट्री भी शुरू हो चुकी है और खास लोग आम आदमी के टिकट पर चुनाव मैदान में कूदने को भी तैयार हैं। दरअसल महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म चाहे एक ही दिन 2 अक्टूबर को, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी राजनीति को गांधीवादी की तरह ही जी, लेकिन मौजूदा दौर में दोनों के पोते 2 अलग अलग रास्तों से निकलकर उस आम आदमी पार्टी तक पहुंचे हैं जो भगत सिंह को भी मान्यता देते हैं। राजमोहन गांधी गुजरात के गांधीनगर के IIT से पढ़ाई कर दुनिया भर में स्कॉलर के तौर पर पहचान बनाते हुए 1989 में बफोर्स कांड के बाद राजीव गांधी के खिलाफ बकायदा चुनाव लड़ने अमेठी भी पहुंचे थे, लेकिन वहां हार मिली तो उसके बाद राज्यसभा में उन्होंने दस्तक दी। वहीं आदर्श शास्त्री नामी अमेरिकी सॉफ्टवेयर मोबाइल कंपनी एप्पल से नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शरीक हुए। जी आम आदमी पार्टी के टिकट से गायक रब्बी शेरगिल भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये अमृतसर से नवजोत सिद्धू के खिलाफ चुनाव मैदान में है। तो खास की कतार छोड़कर आम आदमी के साथ कदम ताल करने के लिए बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज भी तैयार हैं। राजीव बजाज कहां से चुनाव लड़ेंगे यह तो तय नहीं हुआ, लेकिन चुनाव लड़ना चाहते हैं इसका इजहार वो कर चुके हैं। तो कई सवाल अब सामने हैं, क्या खास लोग ही आम आदमी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे? और दूसरा सवाल है, अगर खास आम आदमी की नजरों में चढ़ चुका है तो फिर जो खास राजनीतिक दल हैं उनके लिए यह मुश्किल की घंटी तो नहीं। मुश्किल की घंटी के आगे खतरे की घंटी, जिसको आज अरविंद केजरीवाल ने बजाई और उसके तुरंत बाद बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई। चूंकि आप तो स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं, इस देश का आम आदमी आपसे जानना चाहता है कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या आप श्री मुकेश अंबानी जी को $8 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे या $4 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस के दाम देंगे? श्रीमान केजरीवाल पहले अपने बात का जवाब दें। बनी बनाई कहानियों पर चिट्ठी लिखना उनकी पूरी आदत है। न संविधान का पता न नियमों का पता। किसको सहयोग मिला, जिसके पास मीटर है नहीं है, RAW नाराज है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सैकड़ों करोड़ की घोषणा और कोई नियमों का पालन नहीं, कोई बजट में प्रावधान नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है। अखबारों में छवि खबरों के मुताबिक आप खुलेआम श्री मुकेश अंबानी जी के जहाजों में घूमते हैं। लोग कहते हैं श्री राहुल गांधी जी भी उनके जहाज का इस्तेमाल करते हैं। वो जहाज आपको फ्री में मिलते हैं या आपको उनका किराया देना पड़ता है? उससे कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी के पैसे कहां से आए ये तो हमारे पास जवाब है। इसके पैसे और टोपी के खर्चे कहां से आते हैं, इनका सवाल का जवाब दीजिए।
तीखापन आने वाला है, इंतजार कीजिए। टकराव सड़क पर ही होगा और सड़क के बाद जब वोट पड़ेंगे इस देश में तो कौन सी सियासत नए तरीके से बनेगी, हर किसी को इसका इंतजार है। अमेठी में कुमार विश्वास निकल रहे थे, जानकारी आई वहां के एक स्थानीय नेता कांग्रेस के मुन्ना सिंह ने घेराबंदी की, हाथापाई की स्थिति आई। ये सारी चीजें अभी और तीखी होंगी। तो लेकिन एक बात बता दें कि दरअसल गांधी जी को या महात्मा गांधी को याद कैसे किया जाए। क्या होता अगर आज महात्मा गांधी जी जिंदा होते, आज के हिंदुस्तान के बारे में वो क्या बोलते, क्या सोचते। देश आज की समस्याओं को गांधी जी के सत्याग्रह की कसौटी पर कसने की दरअसल आज तक की एक नई पहल है और इसका नाम है सत्याग्रह 2014। जी, आप शनिवार रात 8 बजे इसका पहला एपिसोड काफी लोग मुझे देश की बहुत सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानते हैं, तुम भी ऐसा ही मान लो। अब बताइए, महात्मा गांधी इस देश में है किसके? बड़ी सियासत अभी होनी है महात्मा गांधी के नाम को लेकर, इसीलिए हमने इस